आइए आज हम स्टडी करेंगे अध्याय 3, जिसका नाम है वनस्पति जगत। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको कहेंगे प्लांट किंगडम। तो वनस्पति जगत का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पिछले अध्याय में हमने विटेगर द्वारा सुझाए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। इसमें उन्होंने 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमैलिया तथा प्लांटी सुझाए थे। तो 5 किंगडम सिस्टम जो है, 5 जगत पद्धति किसने दिया था? विटेकर ने। और 5 जगत में कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमैलिया तथा प्लांटी। इनके बारे में हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो हमारा प्लांटी जगत या वनस्पति जगत है, उसके बारे में इस अध्याय में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समयानुसार परिवर्तन आया है। फंजाई, जिनको कवक हिंदी में कहते हैं, तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य, जिसमें कोशिका भित्ति होती है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। तो इसको ध्यान देना है। तो जो हमारे फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा हैं, जिनमें कोशिका भित्ति होती है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे। पहले जो था वर्गीकरण हमारा, उसमें वो एक साथ रखे गए थे, यानी एक ही जगत में होते थे। इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल कहते थे, अब शैवाल नहीं है। तो जो साइनोबैक्टीरिया था, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, अब वो शैवाल नहीं है, यानी एल्गी नहीं है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। तो ये जो अध्याय है, जिसको हम प्लांटी जगत यानी वनस्पति जगत कहते हैं, उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इतने के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। एंजियोस्पर्म के बारे में अब हम देखते हैं। पहले दिए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार आदि पर वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतः कायिक गुणों तथा पुमंग की रचना के आधार पर हैं तथा लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे। तो इसको ध्यान देना है कि इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। पहले दिए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार पर वर्गीकरण करते थे। इसको ध्यान देना है कि पहले वर्गीकरण किस आधार पर करते थे? तो प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति आदि के आधार पर वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतः कायिक गुणों तथा पुमंग की संरचना के आधार पर हैं। वे मुख्यतः कायिक गुणों, कायिक का मतलब वेजिटेटिव होता है। वेजिटेटिव का मतलब जो शरीर है उसमें जो गुण लक्षण है, उनको कायिक लक्षण कहते हैं, के आधार पर है तथा लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे। तो ऐसे जो वर्गीकरण किए गए उनको कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल कहा गया।
क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीसीज को अलग कर दिया था। उसका कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने बहुत ही अधिक समीप वाली संबंधित स्पीसीज को भी अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। और इसका कारण क्या था कि बहुत कम गुणों पर आधारित थे, तो जाहिर सी बात है कि अगर नजदीक वाली स्पीसीज में भी वो गुण नहीं पाए जाएंगे तो उनको अलग कर दिया जाएगा। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। जो कृत्रिम वर्गीकरण था हमारा, तो उसमें क्या था कि कायिक तथा लैंगिक गुणों, कायिक मतलब जो शरीर वाले लक्षण हैं और लैंगिक मतलब जो सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, को समान मान्यता दी गई थी। अब यह स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्रायः पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जो शरीर के गुण हैं इनमें पर्यावरण के हिसाब से बदलाव हो जाता है, इसलिए अब ये अस्वीकार या स्वीकार नहीं है, यानी मान्य नहीं है। अब देखिए इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जो है, प्राकृतिक वर्गीकरण है, तो उसमें क्या है, जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे परारचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, शारीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप विज्ञान के आधार पर विकसित हुआ है। तो इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ हुकर ने सुझाया था। तो जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसको किसने बताया था? जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। अब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। इंग्लिश वाली बुक का भी सहारा लेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे शब्द आ गए हैं कि उनको देखना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। जो कृत्रिम वर्गीकरण है उसमें जो है वेजिटेटिव यानी शरीर वाले संरचना के जो कैरेक्टर हैं और सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, जो लैंगिक कैरेक्टर हैं, उनको समान मान्यता दी गई है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजिली एक्सेप्टेड बाय अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। तो ये जो कृत्रिम पद्धति, इसको मान्यता क्यों नहीं दी गई? क्योंकि कृत्रिम पद्धति हमारी कायिक लक्षणों पर आधारित थी और शरीर के कायिक लक्षण प्रकृति में परिवर्तन द्वारा ज्यादातर खत्म हो जाते हैं या बदल जाते हैं। एंड अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड, और इसके विरोध में प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति जो है विकसित हुई, विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी एमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर्ड, जो कि हमारी प्राकृतिक लक्ष्यों पर आधारित है। अब देखिए, नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर, न केवल बाहरी लक्षणों पर, बट आल्सो इंटरनल फीचर, बल्कि आंतरिक लक्षणों पर आधारित है। लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, बहुत सूक्ष्म स्ट्रक्चर, परा संरचना जिसको हिंदी में कहा गया। एनाटॉमी, एनाटॉमी यानी शरीर संरचना, जिसको हिंदी में शारीर कहा गया, शारीर। तो एनाटॉमी मतलब शरीर की संरचना। एम्ब्रियोलॉजी, जिसको भ्रूण विज्ञान कहते हैं, यानी बच्चा जब पेट में होता है तो उसके शरीर में क्या परिवर्तन होता है, उसकी अगर हम अध्ययन करेंगे तो एम्ब्रियोलॉजी, हिंदी में भ्रूण विज्ञान कहेंगे, भ्रौणिकी जिसको कहते हैं। फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री मतलब पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ। तो फाइटोकेमिस्ट्री मतलब पादप रसायन का भी अध्ययन करेंगे, पादपों में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं या परिवर्तन होते हैं रासायनिक। तो इस प्रकार से इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं। वर्तमान में हम जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र, जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब
जाति वृत्तीय वर्गीकरण। तो वर्तमान में हम जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है को स्वीकार करते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि जो अब आधुनिक समय है इसमें फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोगों ने स्वीकार किया है। इससे यह पता लगता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। इससे पता चलता है कि जाति वृत्तीय मतलब कि जो एक ही जाति के जीव हैं, जैसे भैंस है तो उसके जो पूर्वज होंगे, तो वही कह रहा है कि इससे यह पता चलता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे, क्योंकि वो भी भैंस ही थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता है उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्म प्रमाण उपलब्ध न हो। तो ये कह रहा है कि अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि पूर्वज एक ही थे टैक्सा के, ये जानने के लिए जाहिर सी बात है कि अगर हम भैंस का अध्ययन कर रहे हैं तो भैंस के पूर्वजों के बारे में जानना पड़ेगा। तो उनके फॉसिल्स यानी जीवाश्म मिलना जरूरी है। पता चले 5000 साल पुराने जीवाश्म हमको मिल ही नहीं रहे हैं। तो वही कठिनाई के बारे में कह रहा है कि हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता है उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्म प्रमाण उपलब्ध न हो। जीवाश्म का मतलब होता है जीव अस्म, मतलब जीव के कुछ भाग जो 5000 साल पहले मान लो मरा हो जीव, तो उसके कुछ मिट्टी की खुदाई में कुछ भाग मिल जाए या पूरा मिल जाए तो उसको जीवाश्म कहते हैं। तो जब वो उपलब्ध ना हो तो ये और भी कठिन हो जाता है। संख्यात्मक वर्गीकरण जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। तो संख्यात्मक वर्गीकरण जो है, देखते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, इंग्लिश में इसको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोलेंगे। तो संख्यात्मक वर्गीकरण या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, मतलब कंप्यूटर में भी हम लोग डाटा चढ़ा सकते हैं, तो सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और इसके बाद उसे प्रोसेस किया जाता है। तो जो सजीवों के कुछ नंबर और कोड दे दिया जाता है उन सबको, और उसके बाद उनको कंप्यूटर में प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीकृतविद भ्रांतियों को दूर करने के लिए, वर्गीकृतविद मतलब टेक्सोलॉजिस्ट जो टेक्सा की स्टडी करते हैं, वर्गीकरण का स्टडी करते हैं। तो वही कह रहा है आजकल वर्गीकृतविद भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकरण के कोशिका विज्ञान सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्गीकरण तो जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। अब देखिए दो शब्द है वर्गीकृतविद। तो वर्गीकृतविद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कीमोटेक्सो देखिए इंग्लिश में कुछ अलग दिया गया है, इसमें वर्गीकृतविद को नहीं दिया गया है। तो कुल मिलाकर के मतलब वही अब क्रोमोसोम शब्द आता है। साइटोटेक्सोनॉमी वर्ड इसमें आया है। तो कह रहा है साइटोटेक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो साइटोटेक्सोनॉमी जो है हमारी वो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर आधारित है। साइटोलॉजी का मतलब कोशिका का संरचना का अध्ययन। लाइक क्रोमोसोम नंबर, अब उसमें जो कोशिका होती है उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम का नंबर मतलब संख्या, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड कीमोटेक्सोनॉमी दैट यूज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। और जो कीमोटेक्सोनॉमी है, जैसे साइटोटेक्सोनॉमी जो सेल है उसके अंदर के स्टडी, और कीमोटेक्सोनॉमी सेल के अंदर जो केमिकल है, रासायनिक पदार्थ हैं, उनका अध्ययन। तो वही कह रहा है कीमोटेक्सोनॉमी दैट यूज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन। तो केमिकल जो पाए जाते हैं प्लांट में
उसकी स्टडी करके जो कंफ्यूजन है उसको खत्म करता है। आर आल्सो यूज द टेक्सोनोमिस्ट दीज डेज, जो कि ये है, देखिए टेक्सोनोमिस्ट मतलब वर्गीकीविद, तो यही सब चीज़ें वो लोग वर्गीकीविद यानी वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक यूज करते हैं। अब क्रोमोसोम का मतलब होता है, जैसे हम लोगों में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं और हर एक जीव में अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। हम लोगों में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़ा कह सकते हैं। तो क्रोमोसोम के बारे में जब उसका चैप्टर आएगा तो और विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए आगे आ जाता है शैवाल। शैवाल को इंग्लिश में हम लोग एल्गी कहेंगे, एल्गी। तो शैवाल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थाइलॉइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय अलावण जलीय तथा समुद्री दोनों का जीव है। तो जो हमारा शैवाल यानी एल्गी है, इसमें क्या होता है, ये क्लोरोफिल युक्त होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। एक प्रकार का पिगमेंट होता है रंजक, जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके पौधों को भोजन बना के देता है। तो वो शैवाल हमारे क्लोरोफिल युक्त होते हैं। सरल यानी सिंपल होते हैं। थाइलॉइड मतलब धागे जैसी संरचना होती है। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रोपस, खुद अपना भोजन बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। तथा मुख्यतः जलीय और वाटर में पाए जाने वाले होते हैं, मैराइन यानी समुद्री, और अलवण जलीय, जल मतलब मीठे पानी में पाए जाते हैं, जैसे नदी नहर इन सब में। वे अन्य आवास जैसे नम युक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। इन जगहों पर भी ये पाए जाते हैं। इनमें से कुछ कवक जैसे लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे स्लॉथ रीच। तो कुछ ऐसे भी कवक हैं जैसे लाइकेन, जिसको हम कवक और फंजाई का सहजीवन बोलते हैं, तो उसमें भी पाए जाते हैं। तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं। कुछ प्राणी भी हैं, जीव भी हैं, जिनको जंतु कहते हैं, उनमें भी पाए जाते हैं, जैसे स्लॉथ रीच में भी ये पाए जाते हैं। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये कॉलोनी जैसे वालवाक्स तथा तंतुमय जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, चित्र 3.1 दिया गया है, तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विशालकाय होते हैं। तो जो हैं ये कॉलोनी जैसे हम लोग कहते ना कि वो उस कॉलोनी में रहते हैं, तो कॉलोनी का मतलब जहाँ बहुत सारे मनुष्य घर बना कर रहते हैं, तो एक साथ भी पाए जा सकते हैं, जैसे वालवाक्स एक कॉलोनी के रूप में होता है। और तंतुमय शैवाल भी होते हैं जो थ्रेड लाइक होते हैं तंतुमय, जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा। चित्र 3.1 अभी हम देखेंगे। इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विशालकाय होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये चित्र हम 3.1 देख लेते हैं। ये देखिए 3.1 का चित्र है। इसमें पहला हरित शैवाल है, यानी ग्रीन एल्गी है। ये हमारा ग्रीन एल्गी का उदाहरण है, हरित शैवाल। यहाँ पर देखिए कुछ नाम जो हरित शैवाल है। तो पहला वाला वाल बॉक्स है, वाल बॉक्स इसका नाम है। ये इसमें संतति कॉलोनी है। इंग्लिश में भी इनके नाम देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश से ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट हो जाता है। संतति कॉलोनी का मतलब डाटर कॉलोनी, यानी जहाँ पर उनके बच्चे बन रहे हैं। जैसे हमारे बच्चे तो डाटर कॉलोनी, वैसे इनमें भी होते हैं। पेरेंट कॉलोनी, ये मतलब जो बड़े हो गए हैं वो कॉलोनी। तो संतति कॉलोनी का मतलब डाटर कॉलोनी, जो बच्चे वाली कॉलोनी है। देखिए छोटे छोटे हैं ये अंदर, ये धब्बे जैसी संरचना जो दिख रही है। और जनक कॉलोनी, ये देखिए बड़े हैं, जो फुटबॉल जैसी संरचना है इसमें, जो बड़े बड़े हैं, ये पेरेंट है, पेरेंट कॉलोनी। और दूसरे नंबर पे हमारा जो आ का सेकंड है वो हमारा यूलोथ्रिक्स है। बताया नहीं थे कि धागे जैसी संरचना होगी, तो ये हमारा यूलोथ्रिक्स है। अब आगे देखते हैं, बा का आ में क्या दिया है।
बा ये भूरे शैवाल हैं, ब्राउन एल्गी। तो इसमें आ में क्या दिया है, लैमिनेरिया है। ये हमारा लैमिनेरिया का उदाहरण है। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। फ्रॉन्ड इसको बोलते हैं, फ्रॉन्ड, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट। तो प्रपर्ण, प्रपर्ण को इंग्लिश में फ्रॉन्ड बोलते हैं। और स्थापनांग को होल्ड फास्ट। स्थापनांग का मतलब जो मिट्टी से या जमीन से या किसी चीज से जकड़ के इसको रखती है पौधे को, तो उसको स्थापनांग इंग्लिश में होल्ड फास्ट कहते हैं। कहते नहीं होल्ड माने पकड़ना, तो होल्ड किए हुए इसलिए स्थापनांग या होल्ड फास्ट कहते हैं। छत्रिका व्रंत कहते हैं इसको। ये जो डंठल है इसको छत्रिका व्रंत बोलते हैं। इंग्लिश में इसको स्टाइप बोलेंगे, स्टाइप। ये डायरेक्ट आपसे इसी तरह बना करके चित्र और नीट में एकदम सवाल बना देगा, पूछेगा। तो लैमिनेरिया देख लिया। अब दूसरे नंबर पर है फ्यूकस, जो ब्राउन एल्गी है हमारा, ये फ्यूकस है, फ्यूकस। इसका देखिए स्थापनांग है यानी होल्ड फास्ट, ये मध्य सिरा यानी मिड रिब, और ये प्रपर्ण है या वायु ब्लैडर है, जो ये बनाए गए हैं, इनके अंदर हवा भरी है जैसे गुब्बारे में। तो इसको देखते हैं एयर ब्लैडर, ये फ्रॉन्ड है, पर्ण जिसको बोलते हैं। ये मिड रिब मध्य सिरा है, और ये होल्ड फास्ट यानी स्थापनांग है। तो ये दूसरे नंबर पर हमने फ्यूकस को देखा। अब देखते हैं डिक्टाइओटा, ब्राउन एल्गी यानी भूरा शैवाल डिक्टाइओटा को देखते हैं। ये देखिए डिक्टाइओटा है, छत्रिका व्रंत होता है और प्रपर्ण होता है। छत्रिका व्रंत और प्रपर्ण यानी स्टाइप और फ्रॉन्ड। ये पूरे छाते को जो बेस है, छाते की डंडी है, उसको स्टाइप छत्रिका प्रपर्ण कहते हैं। और ये पूरा जो है ऊपर का व्रंत जो है इसको फ्रॉन्ड बोलते हैं। अब देखते हैं, अब आ जाता है हमारा रेड एल्गी यानी लाल शैवाल। तो सबसे पहले पोरफाइरा आ गया, ये पोरफाइरा। इसका देखिए जो व्रंत है इसको फ्रॉन्ड कहते हैं इंग्लिश में, ये व्रंत है। हिंदी में भी देख लेते हैं। ये देखिए प्रपर्ण यानी फ्रॉन्ड, ये हमारा पोरफाइरा है। अब ये है हमारा पॉलीसाइफोनिया, इसको पॉलीसाइफोनिया कहते हैं। ये शाखाएं हैं यानी ब्रांच हैं, और ये मुख्य शाखा यानी मेन ब्रांच है। ये देखिए मेन ब्रांच है, इसी से सब ये शाखाएं निकली हैं। तो ये मुख्य शाखा है पूरी मोटी सी, और इससे सारी शाखाएं निकली हैं, इसीलिए इसको मुख्य शाखा कहते हैं। इन सबको शाखाएं या ब्रांच कहते हैं। इंग्लिश में देखिए ये मेन एक्सिस है और ये सब ब्रांचेज हैं। ये मेन एक्सिस यानी मुख्य शाखा। तो हमने फिगर सारे लगभग देख लिए। अब हम लोग यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। तो जो हमारा शैवाल यानी एल्गी है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल तथा सेक्सुअल सब प्रकार का होता है। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। जो कायिक जनन है वो विखंडन यानी फ्रैगमेंट बन जाते हैं उसके द्वारा होता है। जैसे गन्ना होता है, उसको काट काट के जमीन में डाल देते हैं तो नया गन्ना बन जाता है। ऐसे विखंडन विधि द्वारा होता है कायिक जनन, जिसको इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है, तो प्रत्येक खंड से नया थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन होता है वो बीजाणु यानी स्पोर्स के द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जू स्पोर्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? जू स्पोर बोलते हैं शैवाल के केस में। इनमें कसाभिक फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होता है। इनमें क्या होता है, जो जू स्पोर होते हैं हमारे, इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, धागे जैसी बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनसे ये, जिनके सहारे ये चल सकते हैं। जैसे पानी में तैरने के लिए चप्पू होते हैं, वैसे ही ये बाल से
चल सकते हैं। अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं। जब भी अंकुरण होता है तो इन्हीं से पौधा बन जाता है। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संगलित होते हैं। जब लैंगिक जनन की बात आ जाएगी तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि लिंग अलग अलग होते हैं, पुरुष लिंग स्त्रीलिंग जैसे। तो इनमें भी पॉजिटिव और निगेटिव गैमीट होंगे, धन गैमीट और ऋण गैमीट। वो जब आपस में मिलेंगे तभी जो है मिलेंगे तो संगलित, यानी उनको सिनगैमी कहते हैं। तो वही कह रहा है लैंगिक जनन में 2 युग्मक संगलित होते हैं। ये युग्मक कसाभिक युक्त, फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान होते हैं। तो ये युग्मक जो होंगे उनमें फ्लैजिला पाए जाएंगे और माप में अगर समान है तो वो यूलोथ्रिक्स में पाए जाएंगे। तो एग्जाम्पल हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप में होंगे। लेकिन अगर फ्लैजिला विहीन, फ्लैजिला नहीं है और समान माप में है तो वो उसका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, स्पायरोगैरा। ये ऐसे ही डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा कि फ्लैजिला युक्त आइसोगैमस, समान का मतलब आइसोगैमस, तो किस में होंगे, यूलोथ्रिक्स में। तथा फ्लैजिला विहीन यानी जिसमें फ्लैजिला नहीं होंगे और समान माप वाले होंगे आइसोगैमस, तो कौन से होगा उसमें एग्जाम्पल, स्पायरोगैरा। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। ऐसे जनन को समयुग्मक, सम का मतलब बराबर, युग्मक का मतलब आकार युग्म का, तो समयुग्मकी या इंग्लिश में इसको आइसोगैमस कहते हैं। जब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संगलित होते हैं तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं। अगर जो है युग्मकों का यानी गैमीट का आकार समान ना हो और वो आपस में मिले आपस में, तो उनको असमयुग्मकी या एनाइसोगैमस कहते हैं इंग्लिश में। और उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे यूडोराइना। तो यूडोराइना में एनाइसोगैमस टाइप का, पूरा हमने अंडरलाइन किया था और अब आगे अंडरलाइन करना है। यूडोराइना में एनाइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यूडोराइना के कुछ स्पीसीज, सब में नहीं, कुछ स्पीसीज में विषम युग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े अचल मादा युग्मक से, जो बड़ा होगा अचल होगा, जब चलेगा नहीं तो स्थानिक होगा, मतलब लोकल उसी जगह बैठा रहेगा, तो मादा युग्मक होता है जो बड़ा होता है, से एक छोटा चलायमान नर युग्मक संगलित होता है, जैसे वाल्वाक्स फ्यूकस में। तो बड़ा वाला अपनी जगह रहता है, क्योंकि बड़े वाले को जाहिर सी बात है जो हल्का है उसको चलने में आराम रहेगी, जो बड़ा है उसको चलने में दिक्कत होगी। तो बड़ा वाला अपनी जगह स्थिर रहता है, छोटा वाला चलायमान होता है, और वो जो है छोटा वाला नर युग्मक मादा के पास जा करके सिनगैमी करता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लैंगिक जनन करता है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी हैं। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। तो ध्यान देना है कि पृथ्वी में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका करीब आधा भाग जो है हमारा स्थिरीकरण का काम कौन करते हैं, शैवाल करते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवन होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निकलती है, तो ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक उत्पादक मतलब सबसे पहले सूरज की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा यही उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जलीय जीव हैं वो इन्हीं शैवालों को खाते हैं।
पोरफायरा लैमिनेरिया तथा सारगासम की बहुत सी स्पीसीज यानी प्रजातियां जो समुद्र की 70% स्पीसीज में से हैं भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। तो इसको ध्यान देना है कि पोरफायरा लैमिनेरिया और सारगासम ये जितने भी शैवाल हैं उनका 70% ये अकेले ही हैं और ये खाने के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागीन यानी लाल शैवाल से का उत्पादन करते हैं। तो कुछ समुद्री शैवाल जैसे भूरे तथा लाल शैवाल हैं ये कैरागीन नामक पदार्थ का बहुत उत्पादन करते हैं जो लाल शैवाल से मिलता है, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। इनका जो है कॉमर्शियल यूज होता है, व्यवसाय में इनका उपयोग किया जाता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। तो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो शैवाल हैं इनका उपयोग जो है एगार बनाने में होता है। एगार एक प्रकार का जैसे सूजी हम लोग खाते हैं ऐसे एगार होता है। तो उसी में जो है बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु इन सबको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। इसीलिए कह रहा है कि सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में उपयोग होता है, यानी इनका कल्चर किया जाता है। और आइसक्रीम तथा जेली बनाने में भी इनका उपयोग होता है, जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया का। क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना एक कोशिका शैवाल है। इसको ध्यान दीजिए, जो क्लोरेला और स्पाइरुलिना है ये यूनिसेल्युलर एल्गी हैं, एक ही कोशिका इनमें पाई जाती है। इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। इनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है। यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो क्लोरेला स्पाइरुलिना है, जो यात्री हमारे अंतरिक्ष में जाते हैं, पृथ्वी को छोड़ करके दूसरे ग्रह में जाते हैं, तो वो लोग उपयोग करते हैं क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना को। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी। तो शैवाल को 3 भागों में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल। तो इनके अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज अब बस यहीं तक।